तो साथियों देखिए, आज हम देखेंगे जो छायावाद है ना, प्रगतिवाद है, इनकी जो विशेषता है इसको समझेंगे, है ना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बनता है ना 12th तक के, 9th से 12th तक के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, कि इसमें 4 नंबर का ये क्वेश्चन कंफर्म ही है कि आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि छायावाद की, सबसे पहले हम समझेंगे छायावाद काल की विशेषता। तो पहले इसका सन देख लेते हैं कि ये कब से कब तक था। तो ये 1920 से 1936 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि छायावाद काल जो है कब से कब तक के चला है। तो कब से, 1920 से 1936 तक के। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखेंगे। तो देखो, पहली विशेषता हम देखते हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता। ठीक, तो व्यक्तिवाद की प्रधानता में क्या आएगा, अभी आप बोला है व्यक्तिवाद की प्रधानता मतलब व्यक्ति के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो छायावाद काल के जो कवि थे, है ना, जो लेखक थे, वो किसको महत्व देते थे, व्यक्तिवाद को। देखिए कैसे, व्यक्तिवाद में, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। ठीक है, किसकी प्रधानता है, तो व्यक्तिगत भावनाओं की। वह कवि अपने सुख दुख हर्ष सुख को ही वाणी प्रदान करते हुए अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मतलब कि जो जीवन में चल रहा है ना, जो सुख है जो दुख है, उसको ही क्या करता है, वहाँ का जो छायावाद का लेखक है उसको ही क्या करता है, अपनी एक वाणी कर प्रदान कर देता है ना। मतलब जो सुख दुख है उसको वाणी में पिरो कर क्या करता है, वो शब्दों में उसको लिखता है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक पॉइंट है कंप्लीट, व्यक्तिवाद की प्रधानता। अब देखेंगे श्रृंगार भावना, है ना। तो ठीक है, श्रृंगार में आपको देखना है कि यहाँ पे ये नहीं होंगे, है ना, बिंदी लगी होंगी। ठीक है, श्रृंगार भावना देखेंगे। जो छायावादी काव्य है ना, मुख्यतः कौन सा है, तो श्रृंगार काव्य है ना। ठीक है, यहाँ पे भी गलती है, ठीक है, इसको सुधार लेना। कौन सा काव्य है, तो श्रृंगार काव्य है। अब देखो, छायावाद है मतलब कि प्रकृति से है ना। तो प्रकृति में क्या होता है, अधिकतर श्रृंगार होता है ना। जो पृथ्वी होती है वो किससे सस्ती है, तो प्रकृति से सस्ती है। तो सिंपल सी बात है कि श्रृंगार भावना होंगी किसमें, छायावाद काल में। तो कौन सा काव्य है मुख्यतः, तो ये श्रृंगार काव्य है। इसकी अभिव्यंजना और कल्पना में सूक्ष्मता है। मतलब कि इसमें जो कल्पना करते हैं या इसके बारे में जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो एकदम सूक्ष्म रूप से, है ना, एकदम बारीक रूप से, ठीक है, देखा जाता है। अब वैसे हम देखें, थर्ड पॉइंट, प्रकृति का मानवीकरण। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया आपको, छायावाद में क्या है, किससे किसके ऊपर, अधिकतर प्रकृति के ऊपर है। ठीक है, अब देखेंगे छायावाद के जो प्रमुख कवि है तो जयशंकर प्रसाद है। तो वो अधिकतर किसके बारे में लिखते हैं, प्रकृति के बारे में। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, देखिए, प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की प्रमुख विशेषता है। मतलब कि जो प्रकृति है, ठीक है, जो प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप है ना, मतलब प्रकृति पे किसका आरोप लगा रहे हैं, मानव का, कि जो प्रकृति है वो किस पे डिपेंड करेंगी, तो मानव पे, है ना। जिस प्रकार से प्रकृति का अभी क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। ठीक है, तो प्रकृति को क्या करना है, बचाना है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया, आरोप लगाया है, किस पे, व्यक्ति पे। ठीक है, तो ठीक है, अब देखेंगे हम, चौथा पॉइंट है इसका, आपको इसकी 4 विशेषता याद करना है ना। ठीक, और जो लेखक है वो याद करना पड़ेगा, इसकी रचना है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो देखेंगे, तो चौथा है क्या है, जीवन दर्शन। तो जीवन दर्शन देखेंगे, छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है, तो देखेंगे, तो छायावादी कवि थे, वो किसको मानते थे अधिकतर, मतलब जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण को मानते थे, है ना। जो भावनाएं जुड़ी होती थी उसको अधिक महत्व देते थे, कौन, छायावादी कवि। ठीक है, अब देखेंगे जो प्रमुख कवि है छायावादी। देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फिर अलग से क्वेश्चन बना सकते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि के नाम बताइए और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि है, या फिर हम बोले कि जो छायावाद के स्तंभ है, ठीक है, तो 4 स्तंभ कौन से हैं, तो एक है जयशंकर प्रसाद, एक सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कौन सा है, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखते हैं हम याद रखते हैं प्रसाद पंत निराला, है ना। ठीक है, प्रसाद पंत निराला, इससे हम याद रखते हैं। और एक आपको याद रखना है महादेवी वर्मा। ठीक है, तब देखेंगे कि ये तो हमारे लेखक हो गए, और इनकी रचनाएं भी याद करना। जैसे जयशंकर प्रसाद है ना, तो जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी है, कामायनी है, आंसू है और झरना है। और जो कामायनी है ये इनकी प्रमुख रचना है। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य भी है, क्या है, तो एक महाकाव्य है। ठीक है, और हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की जो रचना उसको कैसे याद रखें। तो देखो, यहाँ पे जय है, इसका हमने ज देख लिया, ज से जल होता है,
और यहाँ शंकर है तो शंकर जी की जटाओं में गंगा होती है, मतलब जल होता है। तो कुल मिला के हमको क्या याद रखना है, उससे जल याद रखना है, ठीक है। अब देखो जल से क्या क्या होता है, जल मतलब आंसू भी हो गए, जल और कहाँ होता है तो झरने में भी होता है, और एक किसमें हो जाएगा, लहर, है ना, लहर, लहर भी इनकी रचना है। तब इस प्रकार से जल से भी याद रख सकते हो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। तो ये 3 रचना तो हो गई, और एक जो मुख्य रचना वो कामायनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत, तो इनकी आपको याद रखना है, याद रखना है वीणा और युगवाणी, ठीक है, क्या याद रखना है, वीणा और युगवाणी। अब देखिए अगला जो देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना आपको याद रखना है अनामिका, परिमल, ठीक है, 2 रचनाएं, क्योंकि लेखक के साथ में उनकी 2 रचना पूछते हैं, है ना, ठीक। अब महादेव वर्मा की याद रखना है आपको रश्मि और निहार, ठीक है, 2 रचना इनकी भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने छायावाद की 4 विशेषताएं पढ़ ली और 4 लेखक के नाम पढ़ लिए और उनकी रचनाएं पढ़ ली, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे, जो अगला हमारे पास में काव्य है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है प्रगतिवाद। अब देखो इसमें हमको यही से समझ आता है प्रगतिवाद, है ना। अब प्रगति करना है तो हमको कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा समाज में, तभी हम क्या करेंगे, प्रगति कर पाएंगे। तो देखो क्या बोला है, पहला जो इसकी विशेषता है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, ठीक है। समाज में हम कब प्रगति कर पाएंगे, जब उसकी आर्थिक और जो सामाजिक समानता है ना, उस पर हम जोर देंगे, उस पर हम काम करेंगे, तभी हम क्या करेंगे, प्रगति कर पाएंगे। देखिए जो इस युग के लेखक थे, इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में जो अंतर था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, है ना। अगर हम निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में अंतर समझेंगे तो समाज में क्या होगा, उसमें प्रगति हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो क्या किया, वहाँ के जो कवि थे इस युग के, उन्होंने क्या किया, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो अंतर था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे ईश्वर के प्रति अनास्था, है ना। जो प्रगतिवाद के जो कवि थे वो ईश्वर के प्रति अनास्था, मतलब कि उनको नहीं मानते थे, है ना। उनका क्या कहना था कि ईश्वर से ज्यादा किसको मानते थे, व्यक्तिवाद को, मतलब मानवता को, है ना, जो मानव कर्म करता है उसको मानते थे। और देखो यहाँ पे इनका मतलब अनास्था से ये नहीं है कि वो एकदम कट्टर थे कि भगवान होते नहीं, मानते नहीं। यहाँ उनका ये मतलब है कि अगर कोई भी जो व्यक्ति है अगर वो भगवान के भरोसे मतलब बैठा ही रहे, है ना, कि भगवान है तो खिलाता है तो बैठो, कुछ काम ही मत करो, तो ऐसे में होगा क्या, कुछ नहीं होगा। अगर व्यक्ति कुछ करेगा तो उसको अवश्य उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे इस काल में कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है, और वे क्या मानते थे, जो ईश्वर की शक्ति है ना, उससे अधिक कौन सी शक्ति होगी, तो मानवीय शक्ति, मतलब मानव की शक्ति, ठीक है। ईश्वर जो मतलब देता है वो तो देता है, लेकिन उससे भी अधिक अगर पाना है तो किसकी शक्ति आवश्यकता है, मानव की, है ना। मानव कुछ भी कर सकता है जीवन में, ठीक। अगला पॉइंट हम देखेंगे सामाजिक यथार्थ का चित्रण। अब देखो प्रगतिवाद है, हमको प्रगति करना है तो समाज में जो चल रहा है ना, उसको वास्तविकता को हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। न तो क्या होता है कि सरकार क्या करती कि इधर मतलब दिखावा तो करती है, लेकिन क्या समाज में जो वास्तव में चल रहा है वो बताती है क्या, नहीं। तो वैसे इसमें क्या किया है, प्रगतिवाद के जो कवि है उन्होंने जो यथार्थ है, मतलब जो सही है ना, समाज में जो चल रहा है उसको बताया। तो देखो प्रगतिवाद कवियों ने व्यक्तिगत, है ना, या व्यक्तिगत है, सुख दुख के भावों की अपेक्षा क्या बताया, गरीबी, भूखमरी, अकाल, है ना, आदि जो समस्या है समाज की उसको दिखाया है ना, बताया है कि किस प्रकार से हमारे समाज में भूखमरी है, गरीबी है, अकाल पड़ा है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या किया, एकदम विवरण से उनका वर्णन किया है, ठीक है। अब देखेंगे अगला चौथा पॉइंट है इसका प्रगतिवाद में। तो देखिए अब प्रगति करना है तो हमको नए नए चीजें ऐड करना होता है ना, नई चीजें लाना होता है। तो क्या किया इन्होंने, प्रतीकों का प्रयोग किया। देखो अपनी भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल में कवियों ने क्या किया, प्रतीकों का सहारा लिया, मतलब कि नई नई चीजों का उन्होंने क्या किया, सहारा लिया, तभी क्या कर पाएगा, जो समाज है प्रगति कर पाएगा, ठीक है। अब ये हो गए 4 इसके भी जो विशेषता है। अब देखेंगे इनके भी लेखक तथा उनकी जो रचनाएं है ना, वो आपको देखना है। तो देखो जो पहला लेखक है वो कौन है, नागार्जुन। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा भी बन सकता है कि जो प्रगतिवाद के लेखक है वो कौन है, तो आपको ऑप्शन में देंगे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा और त्रिलोचन, ठीक है। अगर ये आपको दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये किसके है, तो त्रिलोचन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको इस प्रकार से याद रखना। आप देखिए
नागार्जुन की रचना कौन कौन सी है? तो एक है युगधारा और दूसरी क्या है? सतरंगे पंखों वाली, है ना। तो इनकी दो रचना हो गई। त्रिलोचन है ना, इनकी कौन कौन सी है? तो धरती है और मिट्टी की बारात, ठीक है। दो रचनाएं इनकी हो गई। अब देखिए आपको एक चीज ये याद रखना पड़ेगा, सुमित्रानंदन पंत ये आपको छायावाद में भी देखने को मिले और सुमित्रानंदन पंत आपको प्रगतिवाद में भी मिले, ठीक है। इनकी आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? युगमानी और ग्राम्य, ठीक है। ये आपको दो यहाँ पे रचनाएं याद रखना है। अब देखेंगे अगला, है ना, कि हमको अगली किसकी विशेषता याद करना है। तो देखिए यहाँ पे है नई कविता की विशेषता, ठीक है। इसका भी हमको सन देखेंगे। इसका सन क्या है? 1950 से आज तक। अब देखो नई कविता बोला है तो जो पुराना समय था वो तो कोई ना कोई नाम दिया, छायावाद दिया, रीतिकाल दिया, है ना, प्रगतिवाद दिया, प्रयोगवाद दिया। लेकिन जो लास्ट का था, है ना, जहाँ पे हम उसको क्या नाम दे दिया? नई कविता, क्योंकि सबको छोड़ करके हमने कुछ नया स्टार्ट किया, है ना, कुछ नया हमने प्रारंभ किया, तो उसको क्या नाम दे दिया हमने? नई कविता। तो कब से? 1950 से आज तक, मतलब अभी तक जो चल रहा है वो क्या है? नई कविता का काल है। देखिए इसका जो पहला है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो हम यहाँ पे देखें मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की है। अब जो नई कविता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? मानव जीवन को माना है ना, मतलब कि मानवता को माना है। सबसे अधिक महत्व किसने दिया है नई कविता में? तो मानव जीवन को दिया है, ठीक। अगली इसकी विशेषता क्या है? प्रयोगों में नवीनता। अब देखो सीधी सी बात है, यार नई कविता है तो क्या करेंगे? जो हम प्रयोग करेंगे उसमें नई नई चीजें हम ऐड करेंगे, है ना। तो देखो जैसे नए नए भाव को, नए नए यहाँ पे शिल्पों है ना, नए नए शिल्पों को के विधानों में क्या किया? प्रस्तुत किया है। मतलब कि हमने नए नए भाव ऐड किए हैं और नए नए शिल्प यहाँ से इसका मतलब है कि नई चीजें लेना, है ना। पुरानी जो ग्रंथ है या फिर किताबें है उसमें से कुछ नई चीजें लेकर के हमने क्या किया? उसको विधानों में प्रस्तुत किया, मतलब उसको एक प्रकार से हमने दर्शाया है। अब देखेंगे जो तीसरी विशेषता है क्या है? क्षणवाद को महत्व। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? अब नई कविता मतलब इस युग में आप भी देख रहे हो, है ना, कि जैसे जैसे सुविधा बढ़ी है वैसे वैसे लोगों के पास समय अधिक होना चाहिए था, है ना, लेकिन क्या हो रहा है? लोगों के पास समय ही नहीं बच रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है? क्षणवाद को महत्व, मतलब जीवन का जो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट है उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है ना, नई कविता में, ठीक है। मतलब 1950 के बाद में क्या किया है कि थोड़े थोड़े समय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो इसमें भी यही है, जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक एक अनुभूति को, है ना, मतलब छोटे छोटे भागों को, मतलब कम समय में जितनी अनुभूति है सबको अधिक महत्व दिया है किसमें? नई कविता में। अगली इसकी जो विशेषता है वो देखेंगे हम। तो अगली इसकी विशेषता व्यंग्य प्रधान रचना है। तो आपको पता है होना चाहिए कि व्यंग्य क्या होता है? तो हंसी मजाक, ठीक है, जो करते हैं, है ना। इस युग में क्या है, बहुत व्यक्ति इस मतलब इस तरह से इस चीज में जाल में फंस चुका है कि उसके पास कोई समय ही नहीं है ना, तो इसलिए क्या किया? उसको हंसाने के लिए व्यंग्य प्रधान रचनाएं की है। तो किस युग में की है? नई कविता में, है ना। देखेंगे इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों, अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य रचनाएं लिखी गई है। अब क्या किया कि जो मानव जिस प्रकार से रहता है ना, समाज में जिस प्रकार से वो व्यवहार करता है उसी के ऊपर क्या किया है? व्यंग्य प्रधान रचनाएं लिख दी है। किस युग में लिखी है? तो नई कविता में। ये हो गई इस प्रकार से चार विशेषताएं। अब इसके जो लेखक है ये देखेंगे हम, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। ये क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। अब इनकी जो रचना क्या है? सन्नाटा है और ये साथ में है ना गीत फरोश, ये एक रचना है। ये दोनों क्या है? ये एक ही रचना है ना, सन्नाटा और एक गीत फरोश, ये दो रचना हो गई। कुंवर नारायण, इनकी रचना देखेंगे हम, चक्रव्यूह और आमने सामने, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में दुष्यंत कुमार, इनकी रचना क्या है? सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे। देखो ये जो रचनाएं हैं अगर याद करना है तो इसको हम अच्छे समझते। देखो जैसे चक्रव्यूह है, ठीक है, या फिर हम देखते भवानी प्रसाद मिश्र, है ना, इनकी रचनाएं कैसे याद करें। देखो क्या होगा कि कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सन्नाटा आपको याद है, आमने सामने, तो आप क्या करोगे? भवानी प्रसाद में सन्नाटा और आमने सामने लिख दोगे, दो रचनाएं लिख दोगे, तो गलत हो जाएगा। तो देखो सन्नाटा मतलब कि एकदम शांत माहौल, ठीक है, कुछ ही आवाज नहीं आ रही, तो उसमें क्या होंगे? अगर आवाज करना है तो गीत गाएंगे, है ना, तो गीत गाएंगे तो ये दोनों रचनाएं किसकी हो जाएंगी? भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। देखो भवानी मतलब कि माता जी भी होती, तो उनके सामने क्या होता है?
गीत होते हैं, ठीक है। तो आपको गीत से क्या याद रखना है, सन्नाटा, या फिर सन्नाटा से गीत, तो दोनों रखने याद हो जाएंगे, सन्नाटा और गीत फरोश। वैसे हम देखें कुंवर नारायण, ठीक है। तो देखिए नारायण मतलब कृष्ण भगवान को पता था, है ना, कि जो चक्रव्यूह है उसमें कौन जाने वाला, अभिमन्यु, है ना, लेकिन वापस नहीं आएगा, पता था। तो नारायण से आपको यहाँ पे किसको याद करना है, अभिमन्यु को। अभिमन्यु से क्या याद करोगे आप, चक्रव्यूह, ठीक है। अब चक्रव्यूह जब आपको याद आया तो चक्रव्यूह में क्या होता है, जो अब द्वंद्व होगा तो आमने सामने होगा, ठीक है। तो ये एक रचना आपको याद होगी, चक्रव्यूह और आमने सामने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये रचना याद कर सकते हो। अब देखेंगे दुष्यंत कुमार, ठीक है। दुष्यंत कुमार की याद रखना है तो सूर्य का स्वागत। अब सूर्य का स्वागत कब करोगे आप, रात में तो नहीं करोगे, आधी रात में, है ना, क्योंकि होता ही नहीं है, सुबह करोगे। और जब स्वागत करोगे सुबह तो आप तो करते नहीं हो, लेकिन पक्षी आवाज करती है ना, जो पक्षी होते हैं वो आवाज करते हैं, और वो क्या करते हैं, आवाजों के घेरे। आपको इससे याद रखना है, सूर्य का स्वागत कौन करते हैं, पक्षी। कैसे करते हैं, तो आवाजों से, है ना। तो इससे आपको याद हो जाएगी आवाजों के घेरे। और जो लास्ट है नरेश मेहता, है ना, तो इसकी आपको याद रखना है, वन पंखी सुनो और एक उत्सव, ठीक है। अब देखो वन पंखी सुनो मतलब कि जो पक्षी वगैरह होते हैं उनका हम अगर सुनने का बोलेंगे या फिर उनके साथ कोई चीज हम सेलिब्रेट करेंगे, है ना, तो एक क्या होता है, एक उत्सव होता है ना। तो वन पंखी सुनो और एक क्या हो जाएगा, उत्सव। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने देख लिया, नई कविता भी देख ली, छायावाद भी देख लिया और प्रगतिवाद, है ना, इनकी विशेषता देख ली, इनके लेखक और इनकी रचनाएं देख ली, ठीक है।